हेलो फ्रेंड्स। मेरा लास्ट वीडियो जो था वो इस टॉपिक पे था कि इंडिया को दो टीम्स किस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बेनिफिशियल हैं। थैंक यू, आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया, उस पर कुछ कमेंट्स भी आए और उसमें से जो एक कमेंट आया विच वाज बेसिकली ए क्वेश्चन, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। मैं अपने मोबाइल में पढ़ रहा हूँ और मैं उस क्वेश्चन में जो भी क्वेरीज़ हैं उसको सेटल करूँगा इस वीडियो में। तो वो जो क्वेश्चन है वो एक यूज़र ने लिखा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है दो टीम्स का, तो उसमें इस तरह के प्लेयर्स का क्या होगा जो कि किसी भी फॉर्मेट में खेल सकते हैं, लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, जडेजा, जो कि हर फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आप इनको कैसे एक टीम, दोनों टीम्स में से कैसे सेलेक्ट करेंगे किस टीम में इनको ना खिलाएं, या फिर आईसीसी इवेंट्स में आपको हर प्लेयर को खिलाना ज़रूरी होता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्या इंडिया को एक सेपरेट T20 टीम नहीं बना लेनी चाहिए जिससे कि ओडीआईज़ के लिए और टेस्ट टीम के लिए प्लेयर्स अलग हों। बेसिकली उन्होंने बोला है कि एक स्पेशलिस्ट टीम जो कि T20 की हो, जिसकी वजह से ऐसे प्लेयर्स के ऊपर वर्कलोड कम हो जाए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे फ्रिंज प्लेयर्स हैं, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, जैसे कि सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, ईशान किशन, अब्दुल समद, अक्षर पटेल, रयान पराग, पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल, इनको हम किस तरह से अकोमोडेट करेंगे या स्ट्रीमलाइन करेंगे सेटअप में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि पॉसिबल रिप्लेसमेंट्स क्या हैं पुजारा और रहाणे के। और लास्ट क्वेश्चन है कि श्रेयस अय्यर की कितनी पॉसिबिलिटी है टेस्ट टीम में आने की। तो एक एक करके मैं आपके ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ इस वीडियो में। आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो ये मल्टी फॉर्मेट प्लेयर्स हैं इनके साथ क्या होगा और आईसीसी इवेंट्स में हम कैसे बनाएंगे। सबसे मतलब इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो यही निकल के आता है। तो देखिए क्या है कि अभी एग्जाम्पल हमारे सामने है, उससे समझने में आसानी रहेगी। एक टीम हमारी इंग्लैंड गई है और एक टीम श्रीलंका जा रही है, ठीक है। तो जो हमारे टॉप क्रिकेटर्स हैं वो इंग्लैंड खेलने गए हैं और उसके बाद के जो क्रिकेटर्स हैं वो श्रीलंका खेलने जा रहे हैं। तो देखिए आप ये बात दिमाग में रख लीजिए कि जो सीना कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, कभी भी इंडिया के दो साइमल्टेनियस टूर्स इन चार कंट्रीज़ में नहीं होंगे, राइट। मतलब इन चार में से एक कंट्री का टूर होगा और साथ में किसी या तो एसोसिएट नेशन का टूर होगा या फिर जो सेकंड टीयर की टीम्स हैं अभी रैंकिंग के हिसाब से, जैसे कि श्रीलंका हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गई, या जिम्बाब्वे हो गया, आयरलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन टीम का टूर्स होगा। जिससे कि ब्रॉडकास्टर्स भी इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन ना उठाएं इंडियन बोर्ड के सामने या होस्ट बोर्ड के सामने कि यार विराट कोहली को आपने वहाँ क्यों भेजा, आपने यहाँ क्यों नहीं भेजा। ऑलराइट, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसमें ये वाली प्रेफरेंस भी नहीं आएगी कि टेस्ट कहाँ पे हो रहे हैं या वनडे से T20 कहाँ पे हो रहे हैं। अगर इंग्लैंड में T20 है और श्रीलंका में टेस्ट है तो विराट कोहली इंग्लैंड में T20 खेलने ही जाएंगे, ये आप मान लीजिए, क्योंकि इंग्लैंड के मैचेस का वेटेज ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा समझनी होगी। लेकिन दूसरी बात जो आती है कि जब भी आईसीसी इवेंट्स होंगे तो जो मल्टी फॉर्मेट प्लेयर्स हैं वो उसमें खेलेंगे और बायलैटरल टूर्स का अरेंजमेंट भी उसी तरह से किया जाता है कि उनसे कुछ गैप रखें। ऑलराइट, तो जैसे कि और T20 की अलग टीम इंडिया की नहीं बनने वाली। हम स्पेशलिस्ट 11 की T20 की टीम या 15 की नहीं बनाने वाले। वो इसलिए कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि आप किसी भी फॉर्मेट की टीम बना लीजिए, उस टेस्ट टीम, उस टीम की शीट में ये सबसे पहले होंगे वहाँ पर, बिकॉज दे आर दी बेस्ट इन एनी फॉर्मेट। उनका गेम हर फॉर्मेट को अडेप्ट कर सकता है। जैसे कि अभी इस साल इंडिया में T20 प्रपोज है जो यूएई में भी हो सकता है, अगले साल ऑस्ट्रेलिया में है और उसके बाद एक और T20 है। तो 3 साल लगातार T20 मैच वर्ल्ड कप्स हैं। तो T20 एक इम्पॉर्टेंट है इस टाइम। और अगला वर्ल्ड कप है 2023 में ओडीआईज़ का, तो उसके लिए भी अभी से टीम बननी शुरू हो गई है। तो ये जो मल्टी फॉर्मेट प्लेयर्स हैं ये इस तरह से मैनेज किए जाएंगे। इसीलिए सेकंड टीम का होना इंपॉर्टेंट हो गया है कि जब भी ऐसा टूर होगा कि जिसकी इंपॉर्टेंस कम है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या फिर पॉइंट्स, जैसे अब ओडीआई का सुपर लीग शुरू हो गया है बांग्लादेश और श्रीलंका की सीरीज़ के साथ, तो इंडिया का जब कोई टूर होगा जिसमें ओडीआई सुपर लीग्स के पॉइंट्स कैरी करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट होगा, तो वहाँ पर जो सारे ए प्लेयर्स हैं इंडिया के वो जाएंगे, ठीक है। और जब भी कोई ऐसा टूर होगा जिसमें कि पॉइंट्स कैरी नहीं हो रहे हैं तो इंडिया अपने फ्रेंच प्लेयर्स को भेजना अफोर्ड कर सकता है। या फिर जैसा मैंने पहले बोला
रेवेन्यू जनरेशन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि किस वक्त कौन सी टीम कहाँ खेलने जाएगी, उनका कैसे होगा। और ये चीज़ आप कॉन्ट्रैक्ट से भी समझ सकते हैं। जब भी टीम्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जारी किए जाते हैं तो कौन सा प्लेयर उसमें ऐसा है जो कि सबसे ऊपर की ग्रेडिंग में रखा जाता है। जैसे इस वक्त कोहली, बुमराह, ये सबसे ऊपर हैं। तो इनको पता है कि ये मल्टी फॉर्मेट प्लेयर्स हैं, ये हर फॉर्मेट में खेल सकते हैं, इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये टीम्स का बैलेंस होगा कि हम कैसे कैसे प्लेयर्स को करेंगे। T20 की एक स्पेशलिस्ट टीम बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इंडिया में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हर फॉर्मेट में खेल सकते हैं, और अब ये 2 टीम्स आने का यही फ़ायदा होगा कि वर्कलोड किसी पर नहीं बढ़ने वाला। जसप्रीत बुमराह को आप T20, अभी इस टाइम भुवनेश्वर कुमार को हम इंग्लैंड क्यों लेकर नहीं गए, मैंने इसके ऊपर भी शो किया हुआ है, आप उसको देखिएगा। उसका एक रीज़न ये भी है कि उनको हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए फ्रेश रखना है। इंग्लैंड में अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो वो हमारे फर्स्ट प्लेयर होंगे जो कि T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में होंगे अलॉन्ग विद बुमराह इन पेस डिपार्टमेंट। तो हमने उनको बचा कर रखा है। ऑलराइट, अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि ये है कि इन फ्रिंज प्लेयर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इनको एक एक करके हम एकोमोडेट करते जा रहे हैं। ईशान किशन, संजू सैमसन को मौके मिल रहे हैं। शाहरुख खान, अब्दुल समद, ये भी बहुत बाद में आएंगे। पड्डिकल बहुत जल्दी मौका मिलने वाला है। अब अगला क्वेश्चन कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस फॉर रिप्लेसिंग पुजारा, रहाणे इन टेस्ट सेटअप। तो देखिए, रहाणे और पुजारा एटलीस्ट अगले 2-3 साल तक इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर प्लेइंग वेरी फाइन। रहाणे का फॉर्म ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो उस कैलिबर के प्लेयर हैं कि वो 2-3 मैच के बाद एक अच्छी मैच विनिंग नॉक निकाल देंगे, जैसे उन्होंने मेलबर्न टेस्ट में 100 किया था। ऑलराइट, तो उसी तरह से पुजारा के लिए भी अभी हमें नहीं चाहिए, हमें 3-4 साल तक नहीं सोचना। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको एक डिटेल आंसर अगर दूं तो वो ये होगा कि 3-4 साल के बाद इंडिया को, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि बैटिंग के बारे में पूछा गया है, कोहली, रहाणे, पुजारा, हनुमा विहारी और रोहित शर्मा, ये सारे प्लेयर्स हैं जो कि 30+ हैं। तो इनका एक साथ टीम से थोड़ा 1-2 साल के अंतराल में गैप में जाने का आ जाएगा, जैसे कि लास्ट ट्रांजिशन हुआ था जब सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण एंड गांगुली रिटायर्ड इन क्विक सक्सेशन। तो इसी तरह से इनका आएगा। ओपनर्स अभी हमारे यंग हैं, बी इट मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल, तो उनको अभी 10 साल के लिए वो सेटल्ड हैं। तो ये जब आज से 4 साल 5 साल के बाद जब हम इनको फेज आउट करना शुरू करेंगे, रहाणे, पुजारा, कोहली, विहारी और रोहित शर्मा को, तो तब हमें जो इनके रिप्लेसमेंट्स होंगे, अगर मैं आज से बात करूं तो जो हमारे पास रिप्लेसमेंट्स रेडी हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है KL राहुल का। ही इज़ रेडी, ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ, ऑल ही नीड्स इज़ अ फ्यू कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज, जिससे कि वापस से कि वो टेस्ट टीम में भी एक रेगुलर आ जाए। मयंक अग्रवाल ऑलरेडी इन द सेटअप। जो इंडिया का लास्ट टेस्ट मैच था जो गैबा वाला, ठीक है, गैबा में वो नंबर 6 पे बैटिंग करे थे क्योंकि ओपन किया था रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने। तो उनको आप, इस टाइम इंडिया में इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ओपनर सिर्फ ओपनिंग में करे। तो ये 2 नाम हो गए। इनके अलावा अगर मैं जो इंडिया की फैक्ट्री है बैट्समैन की, मुंबई, अगर मैं वहाँ से बात करूँ, सिद्धेश लाड एक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं जो कि 2-3 साल बाद टीम में आ सकते हैं। बाकी कुछ हैं जो कि ओपनर्स ही हैं और जो अच्छे हैं, जिसमें कि अभिमन्यु ईश्वरन, रिकी बुई एक प्लेयर हैं जो कि आंध्रा के लिए खेलते हैं, उनका लास्ट डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। उसके अलावा अगर मैं आपको नाम लूँ, मुंबई के ही आदित्य तारे, वो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। सूर्य कुमार यादव, उस बंदे का टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, वो अभी T20 टीम में आया है, लेकिन ही इज़ बैटल हार्डन्ड। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करती थी ना अपने क्रिकेटर्स को, टेस्ट क्रिकेटर्स को, जैसे माइकल हसी 29 में डेब्यू करे थे, वैसे ही सूर्य कुमार यादव इज़ राइप फॉर द टेस्ट क्रिकेट इफ़ द अपॉर्चुनिटी अराइजेस। ठीक है, तो इसके बाद और जो नाम आते हैं, जो लास्ट रणजी सीजन था उसका जो हाईएस्ट रन गेटर था, ही वॉज राहुल दलाल। आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि वो अरुणाचल के लिए खेलते हैं। ठीक है, तो वैसे भी नॉर्थ ईस्ट से अभी तक प्लेयर्स नहीं हैं जो इंडियन सेटअप में आए हैं, लेकिन अगर वो लगातार परफॉर्म करते रहते हैं तो उनके आने के चांसेस हैं। उनका बैटिंग टेक्निक स्टाइल बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर मैं आपसे और बात करूँ, एक मुंबई के ही प्लेयर जो उत्तर प्रदेश में आए थे वापस मुंबई में गए, सरफराज खान, पिछले रणजी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर 2-3 साल तक वो और परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है कि जब ये लोग रिटायर होंगे तब वो उनकी जगह लेने में आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे और नाम बोलूँ, देवदत्त पड्डिकल, वो ओपनर का स्लॉट है, लेकिन नहीं पता कब कहाँ किसी की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये सारे नाम हैं। जो प्रियंक पांचाल हैं, वो भी अगेन ओपनर हैं, लेकिन वो किसी भी स्लॉट पर खेल सकते हैं। बाकी पारस डोगरा
और ये सब राहुल बिष्ट, ये सब अब थोड़े 30+ में चले गए हैं, तो ये लोग चले जाएंगे 3-4 साल बाद, इनका नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो जब 3-4 साल बाद ज़रूरत होगी तो इन्हीं में से प्लेयर्स सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये है। और लास्ट क्वेश्चन कि श्रेयस अय्यर की पॉसिबिलिटी टेस्ट स्क्वाड में आने की, वो अभी बहुत कम है, क्योंकि श्रेयस अय्यर टेक्निकली इक्विप्ड नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए। वो वैसे भी पिछले 2-3 साल से इंडिया की वनडे और टेस्ट टीम T20 टीम में ही खेल रहे हैं, तो उनकी जो टेक्निक है, उनका जो गेमिंग स्टाइल है, वो उस तरह से है कि वो उसको सूट करे। दिल्ली कैपिटल्स के वो कैप्टन भी हैं, इस साल इंजर्ड थे, इसीलिए पंत को बनाया गया। तो उनका जो फोकस है वो अभी वनडे और T20 पर ही है। BCCI की तरफ से उनको मैसेज भी उसी तरह से है कि अभी आप अपने वनडे, आप शॉर्ट फॉर्म गेम पर ही फोकस करिए, जब टेस्ट टीम में ज़रूरत होगी तो आपको लिया जाएगा, लेकिन उनसे ऊपर अभी प्रायोरिटी में और लोग हैं कि अगर ज़रूरत आती है तो उनको खिलाया जाए। तब तक श्रेयस अय्यर को अपने गेम पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। अगेन, जो हर बैट्समैन की वीकनेस होती है, आगे पिच हुई बॉलों पर उनकी टेक्निक अभी भी डाइसी है, उसमें उनको सीखने की ज़रूरत है। उनका पैर, उनका सर एक लाइन में नहीं आते हैं, ये आप उनके मोड ऑफ डिसमिसल से खुद देख सकते हैं। अगर आप रिप्लेस में, मैं भी किसी एक अलग वीडियो में श्रेयस अय्यर के ऊपर अलग से बात कर सकते हैं, उनकी टेक्निकल डेफिशिएंसीज के बारे में। एक और बैट्समैन में मैं जो आपसे बोलूँगा, क्योंकि ये मैं सिर्फ अभी जो याद आते जा रहे हैं बोल रहा हूँ, अरमान जाफ़र, अगेन अ मुंबईकर, वसीम जाफ़र के वो भतीजे हैं शायद, वो भी एक अच्छे बैट्समैन हैं जो कि 2-3 साल में डेवलप हो सकते हैं। वो उन्होंने अपना गेम रहाणे के ऊपर मॉडल किया हुआ है, तो वो भी है रैकनिंग में, वो भी आ सकते हैं इंडियन मिडिल ऑर्डर में कुछ सालों के बाद। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जिनका मैंने आंसर किया है। अगर आपको इसमें कुछ भी और डाउट्स हों आपको, या कुछ भी पूछना हो इसके बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे और व्यूज़ आएँ और हम लोग इसी तरह से और वीडियोस करते रहें। हमने कल सनत जयसूर्या के ऊपर वीडियो किया था, आप प्लीज़ उसको देखिएगा, और बहुत जल्दी हम बाकी लेजेंड्स के ऊपर भी सेपरेटली वीडियोस करते रहेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।